संघर्ष और तनाव। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। यानी सोवियत संघ जो था पहले, जो बिखर गया है, अब सोवियत संघ का क्या हो गया है, विघटन हो गया है। 1990 के दशक में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, और विघटन होने के बाद जो भी वहाँ के राज्य थे पहले के, उन राज्यों में क्या चल रहा है, तनाव। आज भी तनाव है उनमें, और तनाव चल रहा है। देखिए कहाँ कहाँ तनाव चल रहा है सोवियत संघ के किन किन राज्यों में। 15 गणराज्यों का संघ था सोवियत संघ, और इनमें संघर्ष कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ इनमें तनाव है, आज हम ये पढ़ेंगे। अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला है। गृह युद्ध जानते किसे कहते हैं? गृह युद्ध, राज्य के भीतर ही युद्ध होने लगे तो गृह युद्ध है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लखनऊ यहाँ की राजधानी है, और उत्तर प्रदेश में रहते हुए आप तनाव या संघर्ष में आ जाए, यानी आपस में उत्तर प्रदेश के लोग लड़ने लगे 2 राज्य बनाने के लिए, और आपस में उनमें युद्ध होने लगे, तो ये क्या कहलाएगा, गृह युद्ध। किसी राज्य के अंदर की सीमाओं का जो युद्ध होता है उसको गृह युद्ध कहा जाता है। तो यहाँ गृह युद्ध की बात कर रहे हैं। कई राज्य जो ऐसे थे सोवियत संघ के, विघटित सोवियत संघ के, जिनमें गृह युद्ध चल रहा था। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की भी दखल बढ़ी, बाहरी ताकतें भी दखल देने लगी। इससे स्थिति और भी जटिल हुई। इससे स्थिति कैसी हो गई, और भी जटिल हुई। रूस के 2 गणराज्यों, रूस के कितने गणराज्य, 2 गणराज्यों, चेचन्या और दागिस्तान, रूस के यानी विघटित रूस के सोवियत संघ के 2 गणराज्य थे, चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। वहाँ आपस में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। अलगाववादी उनके देश के नागरिक या उन गणराज्यों के नागरिक ही अपने देश से लगाव नहीं रखते हैं, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए थे। मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। मॉस्को जो कि रूस की राजधानी है, और रूस ने इन विद्रोहों को कुचलने के लिए जो बमबारी अपनाई, रूस ने क्या किया, जैसे चेचन विद्रोह हुआ तो उसको कुचलने के लिए उनने जो बमबारी अपनाई, उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन है। निर्दोष लोगों को मार दिया, जिनका कोई दोष नहीं था उन पर बमबारी कर दी विद्रोह को दबाने के लिए। इससे क्या हुआ, मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकी। इससे आज़ादी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सका। मध्य एशिया में तिजकिस्तान, जो मध्य एशिया था, वहाँ तिजकिस्तान 10 वर्षों यानी कि 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। मध्य एशिया वहीं है, सोवियत संघ या रूस के जो विकसित राज्य हैं वो मध्य एशिया में ही आते हैं, और वहाँ तिजकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। 90 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, और 2001 तक वो गृह युद्ध की चपेट में रहा, यानी तिजकिस्तान के अंदर ही अंदर युद्ध चलता रहा, उसके अपने नागरिकों के द्वारा युद्ध चलता रहा। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे हैं। पूरे क्षेत्र मतलब मध्य एशिया में जो देश सोवियत संघ से विघटित हुए हैं उनमें संघर्ष चल रहे हैं। अजरबैजान एक देश है उसी का, अजरबैजान सोवियत संघ का विघटित सोवियत संघ का देश रहा है। अजरबैजान का एक प्रांत नगर्नो कराबाख है, उसका नाम है नगर्नो कराबाख। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते। अर्मेनिया के जो लोग हैं, अर्मेनियाई जो लोग हैं, वो अर्मेनिया से मिलना चाहते। यानी अजरबैजान के जो क्षेत्र है नगर्नो कराबाख, यहाँ रह रहे अर्मेनिया के कुछ लोग रह रहे। जैसे हमारे हिंदुस्तान के लोग श्रीलंका में रहने लगे और वो श्रीलंका में मिलने की बात करने लगे, ऐसे ही जो अर्मेनिया के लोग उस क्षेत्र में रहते हैं, और अजरबैजान का जो क्षेत्र है इसमें, और वो अर्मेनिया से मिलने की बात कर रहे हैं। इसके लिए कह रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा जो क्षेत्र है उसको अर्मेनिया में मिला दिया जाए, ऐसी बात वो कर रहे हैं। जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं। जॉर्जिया भी विघटित सोवियत संघ का हिस्सा रहा है, तो वहाँ के भी 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं।
और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। वो भी क्या कर रहे हैं? गृह युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन, जो अभी आपको पता है, यूक्रेन, किर्गिजिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। जो मौजूदा शासन है इसको उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल है। इन सारी बातों की वजह से कौन सा माहौल है? अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिक का जीवन दूभर है। आम नागरिक का जीवन कैसा हो गया? यहाँ दूभर हो गया। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक, हाइड्रोकार्बनिक का मतलब है पेट्रोलियम पदार्थ। हाइड्रोकार्बनिक का मतलब क्या हुआ? पेट्रोलियम पदार्थ। संसाधनों का विशाल भंडार है। यानी मध्य एशिया में सबसे ज़्यादा भंडार किस चीज़ के हैं? हाइड्रोकार्बनिक, इसके विशाल भंडार हैं। यानी मध्य एशिया में हाइड्रोकार्बनिक जो उत्पाद है, पेट्रोलियम उत्पाद के असीमित भंडार हैं। जितना भी दुनिया के लिए पेट्रोलियम पदार्थ आता है मध्य एशिया से ही आता है। हमारे देश में भी, अन्य देशों में पेट्रोलियम पदार्थ वहाँ उत्पादित होता है। इससे इन गणराज्यों की आर्थिक, यानी इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ होता है। जहाँ पेट्रोलियम निकलता हो वहाँ के गणराज्यों को धन प्राप्त होता है, आर्थिक लाभ होता है। ये सबसे ज़्यादा धनी इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है। दुबई का आपने नाम सुना होगा, संयुक्त अरब अमीरात का आपने नाम सुना होगा, यूएई जिसको बोलते हैं। ये सारे देश मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ के विशाल भंडार, अजरबैजान है, उज्बेकिस्तान है, ये सब मध्य एशिया में आते हैं। पेट्रोलियम के भंडार हैं और पेट्रोलियम के भंडार होने के कारण यहाँ पर क्या है? यहाँ के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं, धन बहुत आता है, यहाँ पर आर्थिक लाभ हुआ है। लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला है। जब जहाँ लाभ ज़्यादा होता है तो बाहरी ताकतें भी वहाँ पर अपनी ताकत आजमाती हैं। तुम अकेले क्यों खा रहे हो? तुम अकेले क्यों लाभ कमा रहे हो? हम भी लाभ कमाएं, हम भी अपनी किस्मत आजमाएं। तो बाहरी ताकतें भी यहाँ पर उसको अखाड़ा बनाए हुए हैं इस क्षेत्र को। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है। रूस से, चीन से और अफगानिस्तान, तीनों राज्यों से ये सटा हुआ क्षेत्र है तथा पश्चिम एशिया से नज़दीक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। 11 सितंबर 2001 की घटना है। इसके बाद अमेरिका इस क्षेत्र में अपना सैनिक ठिकाना बनाना चाहता है। देखिए, हम थोड़ा सा 11 सितंबर 2001 की बात आपको बताएं। इसको दुनिया के इतिहास में 9/11 कहा जाता है। 9/11 की घटना, पूरी दुनिया में 9/11 की घटना चलती है। ये कब घटी थी? 11 सितंबर 2001 को, यानी कि 11 सितंबर 9/11/2001। अगर हम 11 सितंबर 2000 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 11/9/2001। लेकिन इसको 9/11 क्यों लिखा जाता है ये समझ लो आप। हमारे यहाँ जो तारीख लिखी जाती है, हम डेट लिखते हैं, ये ब्रिटिश स्टाइल में लिखते हैं, ब्रिटिश में। इसमें DD, MM, YY, डेट, मंथ और ईयर। DD डेट, MM मंथ, YY ईयर, ऐसे लिखा जाता है। यानी 9 सितंबर की घटना है तो हम अपनी डेट यानी कि ब्रिटिश स्टाइल में लिखेंगे इसको। तो ब्रिटिश में क्या लिखेंगे? ब्रिटिश स्टाइल में लिखेंगे इसको DD, MM, YY। 9/11 की घटना यानी कि 11 सितंबर की घटना है जी। 11
ये डेट हो गई, 9 सितंबर हो गया, महीना हो गया 2001। और अमेरिकन स्टाइल में कैसे लिखा जाता है? अमेरिकन में डेट कैसे लिखी जाती है? यहां पर डेट अगर लिखा जाए MMDDYY, पहले मंथ फिर डेट और फिर ईयर। पहले क्या लिखेंगे? घटना कितने तारीख की है? 11 सितंबर 2001। तो यहां पहले क्या लिखना? महीना लिखना है। 9 लिखा है, सितंबर 9वां महीना होता है। फिर डेट लिखनी है तो 11 लिखिए, वाई ईयर ये लिखिए। तो अमेरिका में जब ये घटना घटी थी तो इसका नाम पूरी दुनिया के इतिहास में 9/11 की घटना कहा जाता है, किंतु हमारे यहाँ इसको 11 सितंबर 2001 यानी 11/9 की घटना हम मान सकते हैं, लेकिन लिखा हमेशा 9/11 की घटना जाता है। कभी भूल तो नहीं होगी आप लोगों से? 9/11 का मतलब क्या है? 11 सितंबर 2001, ना कि 11 नवंबर 2001। इसको तो आप लोग 9 नवंबर 2001 मानोगे ना, 9 नवंबर 2001। अगर इसको ब्रिटिश स्टाइल में लिखोगे और अगर इसको अमेरिकन में लिखोगे तो क्या कहोगे? 9 सितंबर 2001, क्योंकि अमेरिकन स्टाइल में पहले महीना फिर डेट और फिर ईयर ऐसे लिखा जाता है। तो हम आगे बढ़ेंगे। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया। मध्य एशिया के सभी राज्यों को उसने भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। फिर इसने क्या किया? यानी उसने किराए पर ठिकाने ले लिए थे मध्य एशिया में, किराए से ज़मीन ले ली थी कि यहाँ हम सैनिक ठिकाना बनाना चाहते हैं, हम किराया देंगे इसके बदले। तो वहाँ अपने जहाज़ उतार सकता है, उड़ान भर सकता है, इसके लिए उसने वहाँ पर ठिकाना बनाया था और उनको पैसा दिया। अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। मध्य एशिया में अपने विमान उतारता था और अफगानिस्तान और इराक से जब अमेरिका का युद्ध चल रहा था तो वहाँ अपने सैनिक विमान उतारता था। कहाँ पर? जहाँ मध्य एशिया में, और वहीं से वो हमला करता था। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है। रूस क्या कहता है कि ये निकटवर्ती हैं लेकिन विदेश हैं, और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। रूस ये चाहता है कि हमारे नज़दीक के हैं तो हमारे प्रभाव में रहें, रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। अमेरिका को इन्हें किराए से ज़मीन नहीं देनी चाहिए थी जहाज उतारने के लिए, ऐसा रूस का मानना है। खनिज तेल जैसे संसाधनों की मौजूदगी के कारण, खनिज तेल मतलब पेट्रोलियम पदार्थ, जो तेल खुदाई से प्राप्त हो वो खनिज तेल कहलाता है। और चूंकि पेट्रोलियम पदार्थ हमें कैसे मिलता है? खुदाई से। तो यहाँ पर खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया है। यानी चीन को भी खनिज तेल प्राप्त होता है तो उसके भी हित इस क्षेत्र से जुड़े हैं। चूंकि अमेरिका चीन का शत्रु है, इसलिए चीन भी नहीं चाहता है कि अमेरिका को ये ज़मीन किराए से दी जाए। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी यूरोप में कौन सा है? चेकोस्लोवाकिया, जो कि चेक गणराज्य कहलाता है, पहले सोवियत संघ के साथ ही था। शांतिपूर्वक 2 भागों में बट गया, चेक तथा स्लोवाकिया। 2 राज्यों में चेकोस्लोवाकिया के 2 टुकड़े हो गए, एक चेक हो गया, दूसरा स्लोवाकिया हो गया, 2 टुकड़े हो गए इसके। ये पूर्वी यूरोप का हिस्सा था चेकोस्लोवाकिया। तो इनमें से दोनों अलग अलग हो गए, चेक अलग हो गया और स्लोवाकिया अलग हो गया। नाम के 2 देश बने, लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। यूगोस्लाविया का आपने नाम सुना होगा। गुट निरपेक्षता का आंदोलन यहीं हुआ था 6 सितंबर 1961 में, आगे हम पढ़ेंगे। तो यूगोस्लाविया में यह आंदोलन हुआ, बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। सन 1991 में बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया। 1991 के बाद यूगोस्लाविया भी कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा। फिर नाटो ने हस्तक्षेप किया। नाटो का मतलब जानते हो?
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO। नॉर्थ एन से हो गया, ए से अटलांटिक, NA हो गया, ट्री से ट्रीटी यानी कि टी हो गया, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन NATO बन गया यानी नाटो, उत्तरी अटलांटिक सहयोग संधि संगठन। ठीक है, ये संधि संगठन था उत्तरी अटलांटिक का, और इसने यहाँ हस्तक्षेप किया। यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। वहाँ बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम। हमारी जो मूवी है, भारतीय जो इंडियन फिल्म बनाई जाती है बॉलीवुड के द्वारा, चूँकि मुंबई में इसका केंद्र है, सेंटर है फिल्म बनाने का, तो ये बॉलीवुड कहलाता है। और बॉलीवुड के द्वारा जो मूवी बनाई जाती है विदेशों में भी बहुत सी बिकती हैं। हमारे यहाँ भी विदेश की मूवी लोग देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की मूवी भी विदेशों में देखी जाती है। हमारे नज़दीकी जो देश हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान है, यहाँ तो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन उज्बेकिस्तान में भी यहाँ की मूवी देखी जाती हैं। और हमारे यहाँ की पायरेटेड जो मूवी होती हैं वो ले जाते हैं वहाँ पर। पायरेटेड जानते किसे कहते हैं? बगैर कॉपीराइट के, बगैर किसी अनुबंध के कॉपी करके CD में डाल करके ले जाते हैं। अवैधानिक होता है ये, और इस तरीके से वहाँ बहुत सारी भारत की मूवी बिकती है। जब भी कोई रिलीज होती है मूवी तो उज्बेकिस्तान में ज़बरदस्त तरीके से बिकती है। और इसी के बारे में हम आपको